जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं और बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की। पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं नज़मुल हसन वो गए हुए हैं बांग्लादेश और खबरें कई सारी बड़ी आ रही हैं कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के अंदर 3 नेवल बेसेस बनाने जा रहा है और साथ ही साथ जो हाफिज़ सईद हैं वो भी बांग्लादेश के अंदर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। भारत के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पे लॉन्च पैड्स बनाने की तैयारी है। तो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है, उन दोनों की तैयारी भारत के खिलाफ बड़ी नज़र आ रही है और जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लगातार डिफेंस और इंटेलिजेंस के नाम पर जो हम वार्ता और मीटिंग्स देख रहे हैं, उससे तो समझ में आता है कि कुछ बड़ा भारत के खिलाफ हो रहा है और ईस्टर्न बॉर्डर को लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पहले ही वार्निंग दी थी कि इस बार जो अटैक होगा वो ईस्टर्न फ्रंट से हो रहा है और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है और सवाल अब ये है कि हमारी यानी कि भारत की कितनी बड़ी तैयारी है और हम इन चुटभुइये खतरों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो नज़दीकियाँ हैं, अभी उनके नेवल चीफ बांग्लादेश गए और खबर ये आ रही है कि 3 जो नेवल बेसेस है पाकिस्तान वो बनाने वाला है बांग्लादेश में और हाफिज़ सईद भी लॉन्च पैड्स वहाँ पर बनाने वाले हैं भारत के खिलाफ अटैक करने के लिए। कैसे आप देख रहे हैं इन अपडेट्स को, इन खबरों को? ऑलरेडी अंबर जी इसके ऊपर प्लानिंग चालू हो चुकी है और बांग्लादेश अपने 3 नेवल बेसेस हैं जो चिटागोंग है और भी 2 पोर्ट पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान उसको डेवलप कर रहा है। और इस पहली बार 1971 के बाद पाकिस्तान की नेवल शिप अभी बांग्लादेश आई है और उन्होंने वहां पर एक्सरसाइजेस भी किए हैं। और हाफिज सईद ने अपना एक क्लोज एसोसिएट भेजा है बांग्लादेश में, ताकि बांग्लादेश के अंदर जो एक रेडिकलाइज जो यूथ है उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनको एड्रेस करने के लिए उसने भेजा है। और वहां पर उसने एक रैली में बोला है और उनके जो क्लोज एसोसिएट है उन्होंने सैफुद्दीन जो है उन्होंने बोला था कि भारत के खिलाफ एक तरह से इस्लामिक आर्मी बनाने का प्लान चल रहा है बांग्लादेश में। एक तरह से पिछले दिन रिपोर्ट्स भी आई थी कि बांग्लादेश आर्मी को रिप्लेस किया जाएगा। और अभी करेंटली अभी ऐसा है कि 8,850 जो युवक है उनको ग्रेनेड की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी ऐसी भी बात आ रही है कि बांग्लादेश आर्मी जो है उसको एक तरह से डिसमेंटल करके वहां पर इस्लामिक आर्मी बनाने का पूरा प्लान कर रही है ये बांग्लादेशी सरकार। और मोहम्मद यूनिस के खिलाफ एक तरह से शेख हसीना ने कॉल भी दिया है। नवंबर 13 को ढाका के अंदर एक तरह से चक्का जाम और एक वहां पर यूनिस को हटाने की मुहिम भी तेज पकड़ रही है। सवाल यहाँ से निकल कर आता है वो ये कि जी, जी, कि क्या ऐसा है कि पाकिस्तान को कोई असाइनमेंट दिया गया है किसी बड़ी ताकत द्वारा, यूएस या फिर चाइना, जो भारत को बांग्लादेश की तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ बड़ा इसमें समझ में आता है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से और बांग्लादेश एकजुट हो रहे हैं, इसके पीछे बड़ी साजिश की बू आती है। देखिए, लाल मोनिन हाट जो एयरबेस है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसको बनाया गया था, वापस उसको एक तरह से मेरा ये मानना है कि वहां पर वापस जो है बांग्लादेश की सरकार उसको रीडेवलप कर रहा है। और टर्की और पाकिस्तान दोनों मिलके वहां पर उन्होंने ऑलरेडी वहां पर जो बेस है वो बना लिए हैं। वहां पर चाइनीज रेडर आ चुके हैं, चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। और अभी बांग्लादेश ने चाइना से मिसाइल लेने की बात कर रहे हैं वो, और एक तरह से चाइना उनको J-10C जो फाइटर जेट्स है वो दे रहा है। अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है, पर अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो लिमिटेड रखा है। उनको सेंट मार्टिन आइलैंड से मतलब है और मोस्ट लाइकली उनको मिल चुका है। अब ऐसा है कि बांग्लादेश में फ्री फॉर ऑल हो चुका है और वहां पर एक तरह से उन्होंने चिकन नेक पे हमला करने की बातचीत कर चुके हैं। इसके लिए भारत ने वहां पर 3 नए गैरिसन बनाए हैं
हाशिमारा एयरबेस पे रफाल को इंस्टॉल कर दिया गया है और ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर दिया गया है और एक चीज है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय कर दिया गया है। कल ही अमर जी कम से कम 75 एयरक्राफ्ट ने एयर डिस्प्ले किया था, जिसमें हमारे सुखोई, तेजस और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने भाग लिया था। एक क्लियर कट एक तरह से वार्निंग दिया जा रहा है बांग्लादेश को कि इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वार्निंग भी दी थी कि माइंड योर वर्ड्स, अदरवाइज वी माइट चेंज द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि 54 साल बाद जो 1971 में हुआ था, दिसंबर 17 को बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के अंदर मल्टी आजाद हो जाए, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन। और मेरा ये मानना है कि अगर बांग्लादेश कुछ करता है तो वी शुड नाउ चेंज द ज्योग्राफी ऑफ द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको एक्सपेंशन की जरूरत है। और मेरा ये भी मानना है कि बांग्लादेश के अंदर जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पे हिंदुओं पर ये अत्याचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत उन एरियाज को ले सकता है जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, उनको एक तरह से भारत के अंदर मिला सकता है। जी। उमेश जी, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं और पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के अंदर नेवल बेस बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक जो इसकी प्रेज़ेंस है, इसको डबल फ्रंट बोल सकते हैं अगेंस्ट इंडिया, चाइना प्लस पाकिस्तान। ये तो एक मल्टीपल फ्रंट है, चाइना है इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है, कुछ हद तक यूएस भी इन्वॉल्व है, एंड एवरीबडी इज प्लानिंग टू अटैक इंडिया फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट। और मुनीर ने भी 2-4 महीने पहले बोल भी दिया था, द नेक्स्ट अटैक विल हैपन इन द ईस्टर्न फ्रंट। और ईस्टर्न फ्रंट के अंदर भारत के अंदर एक तरह से घुसपैठियों को घुसाया जा रहा है। और बात यहाँ तक आ गई है कि भारत सरकार को एसआईआर कराना पड़ा, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही थी। और आप आज देख लीजिए, एसआईआर होने के बाद जो रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए जो कलकत्ता और वेस्ट बंगाल और बाहर जगह पे रहते थे, वो वापस एक तरह से बांग्लादेश जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि भारत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसने पूरे सिचुएशन को अपने एडवांटेज में ले चुका है। बांग्लादेश की आज इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। वहां पर 80% उनके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हैं। भारत उनको कपास देता था, उनको इलेक्ट्रिसिटी देता था, उनको डीजल देता था, उनको पोर्ट एक्सेस देता था, वो हमने बंद कर दिया है। और अगले साल शायद हम गंगा वाटर ट्रीटी को भी रिव्यू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी बात है कि शेख हसीना का बांग्लादेश में एक तरह से वापस आना तय लग रहा है। और नवंबर 13 से मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति डेवलप हो रही है। बट एक चीज नोट कर लीजिए, कुछ दिन पहले जो शेख हसीना के अंदर जो गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, उन्होंने डायरेक्टली वकार उस जमान को बोला था कि वो सीआईए के एजेंट है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि शेख हसीना ने 1.5 साल तक कुछ नहीं बोला है और सडनली उनके इतने सारे बयान आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा हो सकता है। अगर शेख हसीना नहीं आती है तो वहां पर एक तरह से भूगोल और ज्योग्राफी दोनों बदली जाएगी, क्योंकि अब यूनेस ने हद पार कर ली है। और उन्होंने अपना जो मैप जो उन्होंने पाकिस्तानी और टर्किश रिप्रेजेंटेटिव को दिया, की जो 7 सिस्टर्स है, 7 स्टेट्स है, उसको बांग्लादेश का भाग बताया और ग्रेटर बांग्लादेश की थियरी वो बात कर रहे हैं। अहमद जी, सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बांग्लादेश के लिए कि उन्होंने एक तरह से इस आदमी पर विश्वास कर लिया। इसने आते ही बोला था कि मैं गरीबी कम कर दूंगा, मैं सब चीज का प्रॉब्लम कर दूंगा, पर उल्टा ही हुआ है। अभी बांग्लादेश के अंदर बताया जाता है कि करोड़ों रुपए के टका वो मिसिंग है। और वहां पर एक तरह से भूखमरी बढ़ रही है, वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और एक आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर उनके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत रीलोकेट हो रही है। मेरा ये मानना है, अगर 6 महीने और बांग्लादेश के अंदर ऐसे ही चलता रहा तो यू विल सी अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमी, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा एक तरह से रहेगा। वी वुड ऑल्सो बी एबल टू डेवलप अवर इकोनॉमी वेरी वेल, बिकॉज हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, हमने उसको खत्म करके बांग्लादेश को डेवलप किया है। दिस इज मेरा ये मानना है कि आज की डेट में वी शुड वर्क टुवर्ड्स डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी
और भारत को एक तरह से मेरे ख्याल से केंद्र सरकार फाइनली कुछ स्टेप ले रही है, क्योंकि अदानी पावर ने भी डिसाइड कर लिया है कि बांग्लादेश को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भेजना पड़ेगा, क्योंकि पावर ड्यूज जो है $850 मिलियन का, बांग्लादेश उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है। और शेख हसीना ने जो एग्रीमेंट बनाया था उसको वो मान नहीं रहा है, भारत को पेमेंट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं भारत मल्टी फ्रंट जो वॉरफेयर है वो चालू कर रहा है। और अगली साल अगर शेख हसीना नहीं आती है तो भारत गंगा वाटर ट्रीटी को भी रिव्यू कर लेगा और पानी जो है बांग्लादेश का पानी बंद कर देगा। तो उधर एक तरह से प्रॉब्लम हो जाएगा उनके एग्रीकल्चर सेक्टर के, उनके फिशिंग सेक्टर पे, और बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। तो उमेश जी, जिस तरह से हम हाफिज सईद और आसिम मुनीर दोनों को ये प्लान करते हुए देख रहे हैं, तो क्या ये माने कि बांग्लादेश में नेस के साथ साथ जो टेरर लॉन्च पैड्स भी बनाए जाने की तैयारी है और बड़ा कुछ साथ में आतंकवाद भी भारत के खिलाफ किया जाएगा वहां पर? देखिए, अभी तो भारत के अंदर एक तरह से इनका प्लानिंग चल रहा है कि चिकन नेक को कैसे भी भारत से अलग किया जाए, और नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, साजिश चल रही है। वहां पर तख्ता पलट की बात चल रही है। मणिपुर भी इसी जो वायलेंस हो रही थी, इसी की एक कड़ी है। अब भारत ने डिसाइड कर लिया है इनफ इज इनफ। अब वो बांग्लादेश को मजा चखाने वाला है। तक हमने बांग्लादेश को इसके लिए मजा नहीं चखाया क्योंकि हम अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहते थे। पर यूनिस जो है ये बात को समझ नहीं रहा है। उसने अ, भारत की जो जेनरोसिटी है उसको अपनी वीकनेस, हमारी वीकनेस समझ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब फर्स्ट टाइम आप देखिए कि हमारे रक्षा मंत्री ने यूनिस को बोल दिया है माइंड योर वर्ड्स। और इससे पहले आप ये देखिए, इन्होंने जाकिर नायक को बुलाया था और उसको रेड कारपेट वेलकम देने की बात की थी। तो सडनली न्यूज़ आई है कि वो उनको उनकी विजिट कैंसल हो चुकी है। कहीं न कहीं भारत का डिप्लोमेटिक प्रेशर काम कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश के अंदर भी एक यूनिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। अम्मा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि बेस्ट बेकरी कांड में जो 2016 में जो टेरर अटैक हुए थे, उसमें जो पांचों अभियुक्त थे, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम जाकिर नायक। तो कहीं न कहीं बांग्लादेश के अंदर एक तरह से रिसर्जेंस हो रहा है। अवामी लीग लोगों को समझ में आ गया है कि भारत के बगैर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। भारत ने उनको चोक करके रखे हैं, और अब बांग्लादेश के अंदर भी एक तरह से रेवोल्यूशन होने की तैयारी है। और शायद मोहम्मद यूनुस 13 तारीख को शायद बांग्लादेश में रहे भी नहीं। सवाल एक सबसे बड़ा ये है उमेश जी, भारत के हवाले से कि क्या भारत ने 1971 के बाद जो ईस्टर्न डिप्लोमेसी है उसको अंडरमाइन किया, और या ये कहें कि थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया, और अब पाकिस्तान वहां पे वैक्यूम जो है उसको फिल कर रहा है? क्या कहें, जो कुछ बदलाव हमने देखा है ईस्टर्न बॉर्डर पे? देखिए, सबसे पहले तो भारत ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए 1971 में। हमने जो चिकन नेक है उसको हम एक्सपेंड कर सकते थे। हमने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स दिए बांग्लादेश को। हमारे नॉर्थ ईस्ट को अंडर डेवलप रखा। हमने अपनी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर जो कंसेशन थे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स में, हमारे एसईजेड्स में, उसको एक तरह से वापस लिया। इसके वो लेने के बाद बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दुनिया में नंबर 2 प्रोड्यूसर बन चुके हैं। भारत ने ये एक तरह से जेनरोसिटी दिखाई थी, और उस समय ये जेनरोसिटी कांग्रेस सरकार ने दिखाई थी, बीजेपी सरकार ने नहीं दिखाई थी 2012 में। वो भी बता देता हूँ। और इसके बाद आप देखिए कि भारत इतने दिन तक मेंटेन कर रहा था क्योंकि शेख हसीना जो थे उनका ये रिश्ता भारत के साथ बहुत ही अच्छा था। इसके लिए भारत कुछ भी एडवर्स एक्शन नहीं ले पा रहा है। पर जब शेख हसीना पावर पे नहीं है, अमित शाह जी ने एसआईआर चालू कर दिया और रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया बांग्लादेश की तरफ। सेकंड, आप ये भी देख रहे हैं कि हमने जो है उसको भी एक तरह से वी आर नाउ फेंसिंग इट, एंड वहां पर हम जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर्स लगा रहे हैं, ताकि ऐसा है कि कोई भी अगर घुसपैठिया पकड़ा जाए तो उसके फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन ले लिया जाएगा।
कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक डर का माहौल हो गया है। सारे जो घुसपैठिए हैं वो वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। मेरा ये मानना है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है कि बिना कुछ किए आप एक तरह से भारत के अंदर जो इलीगल बांग्लादेशीज है उनको आपने फोर्स कर दिया उनको जाने के लिए। अंबर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बांग्लादेश की जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? एक सवाल ये है उमेश जी कि जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसमें बांग्लादेश एक नया पर्ल जुड़ गया है क्या? देखिए, बांग्लादेश पहले से ही एक पल था। अब क्या है, पाकिस्तान भी उधर एक तरह से ओपनली आ चुका है और ये भारत के लिए रेड लाइन है। इसके लिए भारत ने अभी वहां पर ईस्टर्न फ्रंट में पूर्व प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज कर रहे हैं और तीनों जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है कोऑर्डिनेशन करके काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स को टेस्ट कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स को टेस्ट कर रहे हैं और वहां पर ड्रोन वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, सारी जो जितने भी जो युद्ध अभ्यास है उसको एक तरह से हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। ओके, अब भारत की अगर हम बात करें, भारत के पास क्या ये मौका है चिकन स्नैक को एक्सपेंड करने का या फिर कुछ हम भूगोल चेंज करने का, जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश खुद उकसावा कर रहे हैं, भारत के पास भी एक मौका है। भारत एक तो वेट ही कर रहा है कि कोई गलती करे बांग्लादेश और हम उधर अपना जो हमने 1971 में जो गलती की थी उसको हम सुधार लेंगे। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार वो एक वेट ही कर रही है। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हमने पूरे वेपन सिस्टम्स बॉर्डर पे डिक्लेयर कर दिए हैं, डिप्लॉय कर दिए हैं और हमने एडिशनल 3 गैरिसन भी बनाए हैं और वहां पर जितने भी थ्रेट्स है उसका असेसमेंट कर रहे हैं और जितने भी एक्शन जरूरी है वी आर टेकिंग दोस एक्शंस। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में चीजें हम देख पा रहे हैं, एक तरफ तो अवामी लीग की प्रचंड वापसी नजर आ रही है, दूसरी तरफ यूनुस परेशान है। क्या मोहम्मद यूनुस ये जो बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं शेख हसीना की वापसी से डरते हुए, और जो आवाम के बीच में कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी इमेज बनाने की कोशिश की थी, पीस मेकर और ये वाला, वो सब धूमिल हो रही है और वो इतना सब कुछ एंटी हसीना क्रिएट कर देना चाहते हैं कि उनकी वापसी के रास्ते बड़े मुश्किल हो जाए। देखिए, जितना उन्होंने हसीना के अगेंस्ट ही ट्राइड टू फॉइस्ट केसेस ऑन हर, उन्होंने वहां पर एक पैरेलल कोर्ट बनाई और उनको एक तरह से भगोड़ा घोषित कर दिया। भारत को बार बार मांग की कि आप इनको एक्स्ट्राडाइट करिए और उन्होंने भारत को बोला भी था कि आपने इनको एस्लम देके गलत काम किया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वो भारत को डिप्लोमेटिकली ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। शेख हसीना ने इतने दिन कुछ नहीं बोला है, अचानक आप देख रहे हैं मीडिया में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और एक तरह से बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग है, जो पार्टी है, उनके सपोर्टर्स है, वो चुप बैठे थे। सडनली आप देख रहे हैं कि ढाका के अंदर एक तरह से फाइनल शोडाउन होने वाला है 13 तारीख को और उस शोडाउन में अगर लोग सड़कों पे आ जाते हैं तो यूनुस को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। और जिस तरह से हमें डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उस सबसे तो ये लग ही रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा बांग्लादेश में होता हुआ नज़र आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की जो मुश्किलें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही हैं और शेख हसीना की वापसी की जो राहें हैं, वो आसान होती नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या एक बार फिर से शेख हसीना की वापसी होती है और शेख हसीना की वापसी का मतलब है कि भारत के साथ रिश्ते बहाल और ईस्टर्न फ्रंट पर हालात बेहतर हो जाएँगे और पाकिस्तान का फिर क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, धन्यवाद आपका।